Hello everyone. From today onwards we start our chapter 4 that is thinkers beliefs and buildings जो कि हमारे हिस्ट्री जो फर्स्ट थीम है उस थीम का लास्ट चैप्टर है। बेसिकली इससे पहले हमने जो 3 चैप्टर्स पढ़े उन तीनों चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ को फाइंड आउट किया कि तीनों चैप्टर्स जो है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूशन फॉर्म के अंदर है। ठीक उसी तरह से हम लोग देखें तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 जो है दैट इज़ थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग, ये भी एक तरह से कहा जाए उन्हीं चैप्टर्स की कंटिन्यूटी के अंदर है। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट थीम है क्लास 12th के अंदर हमने देखा कि वो हमारे एंशियंट पीरियड के साथ में बिलोंग करती है कि हमारे एंशियंट पीरियड में कौन कौन से चेंजेस जो है वो हमारी पॉलिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी इकोनॉमी कंडीशन के अंदर, इवन अगर हम देखें तो हमारे रिलीजन के अंदर जो चेंजेस आए उन चेंजेस को हमने हमारी फर्स्ट थीम जो है उसके अंदर हमने उसको रीड आउट करने की कोशिश करी है। यही चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर ये उसी की कंटिन्यूटी के अंदर है जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करेंगे कि किस तरह से इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो रिलीजन थे उन रिलीजन के साथ में जो हमारे बिलीव थे जो कि सोसाइटी में इस्टेब्लिश हुए थे वो किस तरह से पीपल्स की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे थे। देन साथ ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को लेकर चलेंगे जो कि बिल्डिंग्स के नाम से जिसको हम लोग बुला सकते हैं। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और ऑफ ये प्रेजेंट टाइम में भी आपने देखा होगा कि हर रिलीजन जो है उसकी एक रिलीजियस बिल्डिंग है जो कि उसको प्रीच करने के लिए, उसको स्प्रेड करने में उस बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन किया जाता है। हम देखें तो एंशियंट पीरियड के अंदर जो रिलीजन जो थे उन्होंने अपने आप को प्रीच करने के लिए अपने एरियाज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, पीपल्स के बीच में और ज़्यादा पॉपुलराइज होने के लिए बिल्डिंग्स जो है उसका यूटिलाइजेशन किया गया। और ऑफ इस 1000 ईयर के ड्यूरेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर जो सर्टेन चेंजेस जो थे वो इस्टेब्लिश हुए, किस तरह से थिंकर्स का राइज हुआ। थिंकर्स ने अपने जो प्रीचिंग थी उस प्रीचिंग को या टीचिंग आप कह लीजिए, और टीचिंग को किस तरह से उन्होंने लिटरेरी सोर्सेज के अंदर अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। किस तरह से उन्होंने लिटरेरी जो सोर्सेज या लिटरेरी जो टेक्स्ट जो थे उनको कंपाइल किया। दैन साथ ही किस तरह से उन्होंने बिल्डिंग्स जो है उन बिल्डिंग्स का कंट्रीब्यूशन उन रिलीजन के स्प्रेड में रहा। सो चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग करें तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग या एक आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग के साथ में होती है जो कि एक सांची के अंदर है। ऑल ऑफ यू सांची ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और मध्य प्रदेश में हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल सिटी भोपाल है उस भोपाल से अराउंड 20 माइल के अंदर हम लोग देखें एक डिस्टेंस के ऊपर सांची हमें मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है जिसको हम लोग स्तूपास के नाम से बुला सकते हैं। ऑल ऑफ यू 19th सेंचुरी के अंदर हम लोग देखें तो जब हमारे कंट्री के अंदर यूरोपियंस इस्टेब्लिश हो चुके थे, ये यूरोपियंस ना केवल हमारी सोसाइटी से बल्कि हमारी जो आर्कियोलॉजिकल जो हेरिटेज थी उस हेरिटेज से भी बहुत ज़्यादा एक तरह से इनका इम्पैक्ट था। एक तरह से काफ़ी ज़्यादा वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और वो चाहते थे कि जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की जो बिल्डिंग्स या जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन मॉन्यूमेंट्स को वो आइदर या तो अपने घरों के अंदर या फिर अपने जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है उन ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर उनको प्लेस करा सकें। दैट्स वाई इसीलिए हम देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर एक रेस सी देखने को मिलती है जिसमें यूरोपियन पावर्स जो है वो हमारी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को सर्च कर रहे थे। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर सम ऑफ द फ्रेंच पीपल जो थे उनकी नज़र सांची के ऊपर पड़ी। सांची में जो स्तूपा था वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और इम्प्रेस होने के बाद में उन्होंने कोशिश करी कि सांची जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट जो है ना बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स जो है उनको वो अपने साथ में ले जा सकें। ना केवल फ्रेंच पीपल बल्कि हम लोग देखें तो आगे चलकर लेटर पीरियड में हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी सांची के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। नाउ यहाँ पर सांची के प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग देखें तो एक नाम हमारे सामने जो आता है वो शाहजहाँ बेगम का आता है, और शाहजहाँ बेगम के बाद में हम लोग देखें तो उनकी जो सक्सेसर जो थी जिनका नाम सुल्तान जहाँ बेगम था, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सांची के स्तूप के प्रिजर्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। हम देखें तो शाहजहाँ बेगम जो है उन्होंने ना केवल एक लार्ज स्केल के ऊपर जो डोनेशंस है
वो डोनेशंस दी इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए देखभाल के साथ ही हम लोग देखें तो इन्होंने वहाँ पर एक म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश किया, एक है ना गेस्ट हाउस को वहाँ पर डेवलप किया ताकि पीपल्स जो हैं वो वहाँ पर रह सकें और वो सांची का स्तूप जो है उसको वो स्टडी कर सकें। हम देखें तो इनका एक बहुत बड़ी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर अपनी एक टेक्स्ट को लिखा और बाकायदा इस टेक्स्ट को उन्होंने डिवोट किया भोपाल के नवाब को। एक तरह से कहा जाए सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम जो है इनके चाहे डोनेशंस की बात करें, इनके चाहे जो एफ़र्ट्स थे उन एफ़र्ट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से सांची का स्तूप जो है वो प्रिजर्व रह सका। एक तरह से कहा जाए, आप ध्यान रखिएगा, एंशियन पीरियड, क्योंकि हम लोग जिस पीरियड की बात करें दैट इज़ अराउंड 5000 ईयर्स ड्यूरेशन, और इस 5000 ईयर ड्यूरेशन में भी अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 2500 ईयर का ड्यूरेशन है। और इस 2005 ईयर के ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए जिनका असर हमारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी पड़ा। आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये 19th सेंचुरी के अंदर हमारे जो रूलर्स या हमारे जो एलिट क्लास जो थी उनके एफर्ट्स के द्वारा हुआ, जिसमें से एक एग्जांपल जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा जो कि सांची के साथ में रहता है। नाउ सांची की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। न केवल सांची बल्कि हम लोग है ना जो भी मॉन्यूमेंट देखते हैं उसके मॉन्यूमेंट्स को देखने के बाद में जनरली हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि ये मॉन्यूमेंट किसने बनाया, क्यों बनाया, उस मॉन्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंस रही थी उस पीरियड में, और उन्हीं की इम्पोर्टेंस के बेस के ऊपर हम लोग देखें तो हम लोग उन मॉन्यूमेंट्स को रीड आउट करते हैं। हम लोग जब सांची को पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सांची जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों रहा, या स्तूपास जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों रहे। ऑल ऑफ इस चैप्टर में हम लोग है ना रिलीजन की बात करेंगे, और जब हम लोग रिलीजन को लेकर चलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो बुद्धिज़्म को दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल बुद्धिज़्म ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन था, बल्कि हम लोग देखें तो सम ऑफ द अदर रिलीजन जो है उन्होंने भी अपनी इम्पोर्टेंस को आइदर या तो गेन करना शुरू किया, या फिर हिंदूज़ जैसे जो रिलीजन जो थे उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को वापस से रीगेन करना स्टार्ट किया। नाउ इस चैप्टर की सांची के बाद में हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। और ऑल ऑफ यू 6th सेंचुरी BC, शायद इस चैप्टर को इस सेंचुरी को हम लोग हमारे से जो पहले जो 2 चैप्टर है उन चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़े हैं। 6th सेंचुरी BC जो है दैट इज़ द मिड फर्स्ट मिलियम BC जो है, मिलेनियम BC, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंचुरी रही है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर या फिर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। ऑल ऑफ यू, वॉट एवर जो डेवलपमेंट है ये हमेशा ग्रेजुअली होते हैं, हमेशा धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन आप देखें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसी सेंचुरीज़ हमारे सामने आती हैं जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाती हैं, और इसीलिए ये सेंचुरीज़ जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब हम लोग ऐसी ही ड्रास्टिक चेंजेस वाली सेंचुरीज़ की बात करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सेंचुरी पीरियड आता है वो है 6th सेंचुरी BC। नाउ इस 6th सेंचुरी BC में हम लोग देखें तो इसको हम लोग है ना टर्निंग पॉइंट इन नॉट ओनली इन इंडियन हिस्ट्री बल्कि हम लोग इसको है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। आप देखें तो हमारे है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारी चेंजेस जो है वो इस सेंचुरी के अंदर इस्टेब्लिश हुए। बेसिकली ये सारे चेंजेस जो हैं ये ना हमारे रिलीजन के साथ में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल रिलीजियस चेंजेस ही आ रहे थे, बल्कि हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमी चेंजेस जो है वो भी इस सेंचुरी के अंदर हमें मिलते हैं। जब हम लोग है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में रिलीजन की बात करते हैं तो आप देखें तो इसमें कई सारे डिफरेंट फिलोसोफर्स का राइज़ हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो ईरान के अंदर जोरोस्ट्रियनिज्म का राइज़ हुआ, इसी तरह से हम लोग देखें तो है ना चाइना के अंदर कुंगसी का राइज़ हुआ, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो है ना ग्रीस के अंदर जिसको है ना यूनान के नाम से हम लोग बुलाते हैं, यहाँ पर सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल जिनको अरस्तु के नाम से बुलाया जाता है, इनका राइज़ हुआ। ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने उस समय अपनी जो प्रेजेंट सोसाइटीज़ जो थी उनकी सोसाइटी के अंदर जो है ना थ्योरीज़ जो थी उनको उन्होंने चेंज किया।
नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर भी 6th सेंचुरी BC में दो फिलोसोफर्स का राइज हमारे सामने आता है। पहला है महावीरा जिन्होंने जैनिज़्म को इस्टेब्लिश किया, और दूसरा है सिद्धार्थ जिन्होंने आगे चलकर बुद्धिज़्म जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ना केवल रिलीजन, मैंने अभी आपको कहा कि ना केवल रिलीजन के लिए 6th सेंचुरी इंपॉर्टेंट रही, बल्कि न्यू किंगडम्स जिनको हम लोग हमारे प्रीवियस चैप्टर में महाजनपदास के नाम से बुला चुके हैं, महाजनपदास का राइज हुआ। दैन सिटीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी। सिटीज़ इधर हो तो या तो कैपिटल सिटीज़ थी, या ट्रेड टाउन्स थे, या फिर और कोई कल्चर जो है उससे बिलोंगिंग करने वाले जो टाउन्स जो है उनका राइज़ हमें 6th सेंचुरी BC के अंदर मिलता है। दैन साथ ही सोशल एंड इकोनॉमी चेंजेस की भी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात करी कि किस तरह से समाज, सोसाइटी जो है अब वो वर्णाश्रम से धीरे धीरे अलग होता जा रहा था। दैन इकोनॉमी लाइफ के अंदर हमने ट्रेड और जो है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बात करी है। सो कंबाइंडली अगर हम लोग बात करें तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी BC जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन जो आपके टॉपिक जो है दैट इज़ द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। ऑल ऑफ यू, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग है ना वैदिक जो ट्रेडिशन है उन ट्रेडिशंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं। मैं वैदिक ट्रेडिशन से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा वैदिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू, 1750 BC ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। उसकी जगह एक नया कल्चर जो है वो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश होता है जिसको हम लोग वैदिक ट्रेडिशंस की बात करते हैं। वैदिक ट्रेडिशंस जिसका बेस जो है वो हमें एक टेक्स्ट से मिलता है जिसको हम लोग ऋग्वेदा के नाम से बुलाते हैं। ऋग्वेदा ये माना जाता है कि 1500 BC से लेकर 1000 BC यानी 500 ईयर का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर ऋग्वेदा जो है उसको डेवलप किया गया। वॉट एवर जो ऋग्वेदा के अंदर हमें जो कंसेप्ट्स मिलते हैं उनको हम लोग मंत्रास के नाम से बुलाते हैं। ये पूरा पूरा मंत्रा के ऊपर बेस्ड है, और ये मंत्रा जो है वो उस समय की जो रिलीजन है उस रिलीजन को एक्सप्लेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऑल ऑफ यू, मंत्रास आपको मालूम होगा, नॉर्मली आज भी हम लोग देखें तो मंत्रास हमने आसपास में देखे हैं। जब कोई वर्शिपिंग होती है, जब कोई यजना या यज्ञ जब किया जाता है तो उसके लिए हम लोग है ना मंत्र जो है उनको हम लोग बोलते हैं, या पुरोहित जो है वो उन मंत्रों को बोलता है। ना ये मंत्र जो है ये वेदास के अंदर, ऋग्वेदास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ना केवल ऋग्वेदा बल्कि हम लोग देखें तो 1000 से लेकर अराउंड 600 तक जो पीरियड जिसको हम लोग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के नाम से बुलाते हैं, ये मंत्रास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बने रहे। लेटर वैदिक पीरियड जो है ये माना जाता है कि नॉर्मली 800 से 600 ईयर, दैट्स मीन 200 ईयर के अंदर ये पीरियड इस्टेब्लिश हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वेदास के पार्ट थे जैसे अथर्ववेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा उनको कंपाइल किया गया, और दैन साथ ही कुछ है ना ब्राह्मण लिटरेचर जो है वो इस पीरियड में धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते हुए हमारे सामने आता है। इन्हीं में से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर को लेकर चल सकते हैं जिसका नाम उपनिषदास है। ऑल ऑफ यू, उपनिषदास अगर हम लोग बात करें तो इसका लिटरली मीनिंग जो होता है दैट इज़ सिटिंग नियर गुरु, या फिर आप अपने गुरु के पास बैठ के जो उनका नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ वो सारा का सारा नॉलेज जो है वो उपनिषदास में कंपाइल किया गया। ऑल ऑफ यू, हम लोग देखें तो ये उपनिषदास जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उपनिषदास के अंदर जो वॉट एवर जो ट्रेडिशन जो कि वैदिक पीरियड में इस्टेब्लिश हुए, उन्हीं ट्रेडिशंस को और ज़्यादा वाइडली पीपल्स के बीच में स्प्रेड करने का काम किया। ऑल ऑफ ये 600 BC तक आते आते हम लोग देखें तो वर्शिपिंग का एक मेजर जो पार्ट है वो यजना या यज्ञ बन चुके थे। ये यज्ञ या यजना जो है ये नॉर्मली ये माना जाता था कि वो पुरोहित या ब्राह्मण जो है उनके द्वारा किए जाते थे, लेकिन 600 BC तक आते आते हम लोग देखें तो अब है ना धीरे धीरे इन यज्ञों को करने की अनुमति जो है वो धीरे धीरे हाउस होल्ड जो मेंबर्स हैं या फिर जो गृहस्थ लोग जो थे उनको भी दे दी गई। अब है ना जो हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी एक घर का जो मुखिया होता था वो यज्ञ कर सकता था, और इस यज्ञ का एक मेजर ऑब्जेक्ट जो होता था वो अपने फैमिली के वेलफेयर के साथ में किया जाता था। ना ये यज्ञ जो है ऐसा नहीं कि केवल ये ब्राह्मण्स के द्वारा एक कम्युनिटी बेस किए जाते थे या फिर एक फैमिली मेम्बर के द्वारा एक है ना इंडिविजुअली किए जाते थे, बल्कि हम लोग देखें तो 600 BC तक आते थे अपनी पॉलिटिकल पावर को शो करने के लिए भी जो किंग्स जो थे उन्होंने इन यज्ञों को एक ट्रेडिशन के रूप में एक्सेप्ट किया। हम देखें तो राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ जैसे हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जो कि किंग्स के द्वारा फॉलो किए गए अपनी पावर को शो करने के लिए।
तो एक तरह से आप देखें तो यज्ञ जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए काफ़ी कॉस्टली वर्क हो चुके थे, जिसमें एक लार्ज स्केल के ऊपर मनी जो है उसको स्पेंड किया जाता था। नाउ यज्ञ करने का मतलब केवल मंत्रास बोलना ही नहीं था, बल्कि हम लोग देखें तो उसके अंदर कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता था, कई सारे सेक्रीफाइसेस को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। दैट्स वाई इसीलिए अब यज्ञ करना 600 BC तक आते आते हम लोग देखें तो कॉमन पीपल के लिए एक तरह से कहा जाए पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो ब्राह्मण्स के जो ये रिचुअल्स जो थे अब ये 6th century BC तक आते आते कॉमन पीपल्स के बीच में अनपॉपुलर होते जा रहे थे। नाउ यहीं पे जब ये सेक्रीफाइसेस की हम लोग बात करते हैं 6th century BC के अंदर सेक्रीफाइसेस को लेकर क्या चेंजेस आए, उसी समय हम लोग देखें तो अब है ना 6th century BC के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे सामने आते हैं। और फिर 6th century में हम लोग देखें तो अब है ना उपनिषदास, बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया उपनिषदास जो है वो ब्राह्मण लिटरेचर का ही पार्ट है, लेकिन इस उपनिषदास की जो है ना थीम है वो थीम डिफरेंट है वैदिक लिटरेचर से। जहाँ पे वैदिक लिटरेचर जो है वो केवल मंत्रास के साथ में बिलोंग करता है या गॉड और गॉडेसेस के साथ में बिलोंग करता है, वहीं पे उपनिषदास की जो थीम है वो थीम बेसिकली क्यूरोसिटी वाली थीम है। क्यूरोसिटी का मतलब जिसमें आप न्यू क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में राइज होते हैं और आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को आप सर्च करना शुरू करते हैं। नाउ उपनिषदास में हम लोग देखें तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सामने मिलते हैं। जैसे वैदिक लिटरेचर जो है वो कर्मा के ऊपर बेस करता है। वैदिक लिटरेचर जो है वो रीबर्थ को है ना हम लोग देखें तो वो है ना उसके कंसेप्ट्स उसमें मिलते हैं कि एक इंसान की डेथ होने के बाद में उसका वापस से पुनर्जन्म होता है, और ये पुनर्जन्म जो है वो काफ़ी हद तक कर्मा के ऊपर बेस्ड होता है। दैन कर्मा जो है अगर आप जब तक आप है ना मोक्ष आपको नहीं मिलता, जब तक आपको सेल्वेशन नहीं मिलता, तब तक आप इस रीबर्थ की साइकिल में ही आप चलते रहते हैं। आपके अंदर सोल है, ये सोल जो है आगे चलकर आपके जो गॉड और गॉडेसेस जिनको परमात्मा के नाम से बुलाया गया, ये सोल जो है वो आगे चलकर उस परम आत्मा के अंदर जाकर मिलती हैं। नाउ ये जो थीम्स जो वैदिक लिटरेचर के अंदर मिलती हैं, जो थ्योरीज हमें वैदिक लिटरेचर में मिलती हैं, उन्हीं को लेकर कई सारी क्वेश्चन जो हैं उनको कंपाइल किया गया उपनिषदास में। अब लोग जानने के लिए तैयार थे कि आखिरकार हमारी सोल कहाँ है। लोग ये जानने के लिए तैयार हो रहे थे कि है ना हमारा रीबर्थ होता है तो वो कैसे होता है, और रीबर्थ क्या कर्मा के ऊपर ही बेस्ड होता है, और सैल्वेशन से क्या हमें सच में रीबर्थ से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे। डेथ के बाद में हमारा क्या होता है, बर्थ कैसे होता है, बर्थ के बाद में जो हम लोग कहते हैं कि हमारे जो प्रीवियस लाइफ है उसमें जो हमारे वर्क थे वो हमारे न्यू बर्थ को हमारे डिसाइड करते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो कि पीपल्स के माइंड में राइज हो रहे थे, और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने के लिए हम लोग देखें तो अब है ना डिबेट्स जो हैं उनका सहारा जो है वो 6th century BC के अंदर पीपल्स के द्वारा लिया गया। नाउ इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग कवर करते हैं, दैट इज़ डिबेट्स एंड डिस्कशंस। जब आपके माइंड में क्वेश्चंस राइज होते हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को सर्च करते हैं। अब आपके सामने आंसर सर्च करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप उस समय की जो ट्रेडिशन है उन ट्रेडिशन के अंदर ही अपने आंसर्स को एक्सेप्ट करें, या फिर आप न्यू ट्रेडिशंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ऑल ऑफ यू हम लोग देखें तो 6th century के अंदर हमारी सोसाइटी में ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है ये क्रिएट हो चुका था। जो न्यू क्वेश्चंस राइज हो रहे थे उनके आंसर्स को सर्च किया गया। सबसे पहले जो उस समय के जो अवेलेबल जो टेक्स्ट थे उन टेक्स्ट के अंदर इन आंसर्स को सर्च किया गया, और जब ये टेक्स्ट इन टेक्स्ट के अंदर यानी जो उस समय के कंटेम्प्रेरी जो टेक्स्ट थे उनमें जब आंसर नहीं मिल पाए तो अब न्यू थ्योरीज जो हैं या न्यू ट्रेडिशंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने का काम 6th century BC में किया गया। एक तरह से कहा जाए जब हम लोग बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्धिज़्म जो लिटरेचर है वो हमें बताता है कि 6th century BC के अंदर 64 ट्रेडिशंस थे, जो कि संप्रदाय आप जिनको कह सकते हैं। ये 64 जो ट्रेडिशंस या स्कूल्स जो थे ये काफ़ी हद तक बेस्ड थे डिबेट्स और डिस्कशन पे। ये 64 स्कूल्स की जो फॉलोअर्स जो थे, जिनको फिलोसोफर्स आप कह सकते हैं, ये लोग है ना एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और घूमने के बाद में ये अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को लेकर जो अदर फिलोसोफर्स हैं, अदर जो टीचर्स हैं, उनके साथ में ये डिस्कशन किया करते थे।
बेसिकली हम लोग देखें तो इस समय तक एक है ना प्लेस का नाम हमारे सामने आता है जिसको कुठाग्रह शाला के नाम से बुलाया गया। ये कुठाग्रह शाला जो है वो एक है ना प्लेस होता था, एक है ना आप कह सकते हैं कि वो एक हट थी जहाँ पर दो फिलोसोफर्स, दो टीचर्स आपस में बैठकर डिस्कशन और डिबेट किया करते थे और उनके फॉलोअर्स उनके आसपास में रहते थे। और बाकायदा ये एक कंपटीशन था जिस कंपटीशन में सामने वाले को अपने तर्कों के द्वारा, अपने वॉटेवर जो आपके थ्योरीज हैं उनके द्वारा सामने वाले को डिफीट देनी होती थी। और जब सामने वाला हार जाया करता था तो वो अपने जिसने उसे डिफीट किया है उसको वो एज ए टीचर के रूप में एक्सेप्ट करता था। सो एक तरह से हम लोग देखें तो 6th सेंचुरी BC के अंदर हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को फाइंड आउट किया जा रहा था और इसके लिए डिबेट्स वगैरह जो है उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था। हम देखें तो इन्हीं में से कई सारे टीचर्स जो है वो उनका राइज़ हुआ और इन्हीं में से दो टीचर्स का नाम हमारे सामने आता है, दो फिलोसोफर्स का हमारे सामने नाम आता है। पहला है महावीरा और दूसरा है गौतम बुद्धा, जिन्होंने अपने तर्कों के द्वारा, अपने रीजनिंग के द्वारा उन्होंने उस समय के जो फिलोसोफर्स जो थे उनको डिफीट दी और बाकायदा अपने न्यू जो थ्योरीज़ या न्यू रिलीजन जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये वो लोग थे जिन्होंने वेदास के ऊपर क्वेश्चन मार्क किए। इन्होंने वेदास की जो थ्योरीज़ थी उन थ्योरीज़ को इन्होंने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने के बाद में इन्होंने अपनी थ्योरीज़ को इस्टेब्लिश किया। ना यहाँ पर हम लोग है ना इस चैप्टर को लेकर चले तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे सामने जो है ना फिलोसोफर जो आते हैं वो महावीरा है। ऑल ऑफ यू, महावीरा और गौतम बुद्धा ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे डेफिनेटली। इसीलिए आप जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को जब आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि दोनों में बहुत सारे लगभग समानताएं आपको काफ़ी मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों समान थे। हम देखें तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहाँ पर ये दोनों रिलीजन या ये दोनों फिलोसफीज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है ना। हम सबसे पहले हम लोग जैनिज़्म की बात करेंगे, हम लोग महावीर की बात करेंगे कि किस तरह से जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी जो है वो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। ऑल ऑफ यू, जब हम लोग जैनिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी जो है वो अपने फ़िलॉसफ़र्स में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है। जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि महावीरा जो है वो फर्स्ट फ़िलॉसफ़र नहीं थे बल्कि वो 24th फ़िलॉसफ़र्स या टीचर थे जैनिज़्म के। और इन फिलोसोफर्स और टीचर्स के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने एक नाम आता है, दैट इज़ तीर्थंकरा। यानी तीर्थंकरा का मतलब था रिलीजियस टीचर का। और ये माना जाता है, जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि है ना महावीर से पहले 23 तीर्थंकरास जो है वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके थे, जिन्होंने जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी जो है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। नाउ यहाँ पर भगवान वर्धमान जो है उनकी लाइफ जो है उसके बारे में हमारे इसमें टेक्स्ट बुक में ज़्यादा नहीं दे रखा। हमें केवल इतना पढ़ना है कि भगवान महावीर या वर्धमान जो है उन्होंने किस तरह से जैनिज़्म जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैनिज़्म की इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स क्या रही, उनकी इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफ़ी जो है वो क्या रही। ऑल ऑफ यू, सबसे पहले अगर हम लोग फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो फ़िलॉसफ़ी में जो सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने मैंने दिया है, दैट इज़ एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। यानी जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है। एनिमेटेड का मतलब जिसमें सब में ज़िंदगी है, लाइफ है, यानी प्राणवान है। यानी सारा जगत जो है वो प्राणवान है। इसमें ह्यूमन ही नहीं है, इसमें एनिमल्स ही नहीं है, बल्कि वॉटेवर जो आपके आसपास में जितने भी जो सब्सटेंस मिलते हैं, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि वो उसमें सब में प्राणवान है। और इसीलिए प्राणवान के साथ में अहिंसा जो है वो आगे चलकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफ़ी बनती है। क्योंकि जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि सभी सब्सटेंस जो हैं वो एनिमेटेड है। और जैनिज़्म जो है वो ये कहता है कि सभी सब्सटेंस के लिए आपके मन के अंदर नॉन वायलेंस होना चाहिए, आपके मन में अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा बेसिकली आप ध्यान रखें, अहिंसा का मतलब केवल आप है ना हिंसा ना करें यही नहीं होता। अहिंसा जो है वो मन, वचन और कर्म, यानी आपके मन में भी आपके अहिंसा होनी चाहिए, आपके बोलने में भी आपके अहिंसा होनी चाहिए और आपके कामों के अंदर, आपके कर्म के अंदर भी अहिंसा होनी चाहिए। इन तीनों अहिंसा के बारे में हम लोग देखें तो जैनिज़्म जो है वो कई सारी बातें एक्सप्लेन करता है। इसमें जितने भी जो लाइफ है उन लाइफ को सेव करना, उनके लिए नॉन वायलेंस एक्टिविटीज़ को करना, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा ऑफ जैनिज़्म। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो जैनिज़्म जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट जो टर्म को एक्सप्लेन करता है वो है बर्थ एंड रीबर्थ।
ऑल ऑफ यू हम लोग देखें तो जैनिज़्म रीबर्थ को फॉलो करता है, रीबर्थ को एक्सेप्ट करता है। और शायद है ना इसके पीछे जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि हर आदमी, हर मनुष्य का जन्म जो है वो अपने पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड होता है। यानी एक इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में, डेथ होने के बाद में वापस से अगेन वो जन्म लेता है, वो बर्थ लेता है। नाउ ये जो रीबर्थ का जो साइकिल है, यानी ये कंटिन्यूस चलता रहता है। बर्थ होती है, डेथ होती है, फिर बर्थ है, फिर डेथ है, और ये कंटिन्यूसली जो है ये चलता रहता है। और इस साइकिल के बेस के ऊपर जो कॉज बताया है महावीरा ने, वो कर्म बताया है। वॉट एवर आपके जो कर्म है, वॉट एवर जो आपके एक्शंस हैं, ये एक्शन और कर्मा जो है ये आपके बर्थ और रीबर्थ को डिसाइड करते हैं। नाउ इसीलिए हम लोग देखें तो जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि अगर आपको है ना अपने कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप है ना सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। और इस सैल्वेशन के लिए हम लोग देखें तो कई सारी चीज़ें जो है वो है ना जैनिज़्म जो है वो एक्सेप्ट कराता है हम लोगों से। वो ये कहता है कि कर्म के लिए आपको है ना त्याग होना चाहिए, कर्म में आपके तपस्या होनी चाहिए, और कर्म के अगर आप अपने रीबर्थ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप है ना अपने आसपास की जो सोसाइटी है, आसपास की जो कम्युनिटी है, ये जो संसार है, इस संसार को आप त्याग दीजिए। यानी इस संसार से आप अपने आप को अलग कर लीजिए। ये अगर आप ऐसा करते हैं, यानी आप त्याग, तपस्या और कर्म को आप अलग कर लेते हैं, आप है ना अपने आप को संसार से अलग कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप सैल्वेशन या फिर जो मोक्ष है उसको आप अचीव कर सकते हैं। सो ये एक थ्योरी थी जो कि है ना हम लोग देखें तो जो है ना जैनिज़्म के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। हाँ, आप देखें तो जैनिज़्म में आप देखेंगे, इवन आज भी आप देखते हैं कि जो जैन मॉन्क है वो हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, बल्कि वो अपने आप को हमारी कम्युनिटी से अलग रखते हैं। और शायद अलग रखने के पीछे रीज़न यही है कि वो है ना अपने आप को इस संसार से अलग करके जो मोक्ष है, जो सैल्वेशन है, उसको वो अचीव करना चाहते हैं। ऑल ऑफ फिलोसफी और जैनिज़्म के बाद में हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है 5 वोज ऑफ जैनिज़्म, या फिर हम लोग है ना इनको पंच महाव्रत के नाम से भी बुलाते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स एक तरह से आप देखें तो जैनिज़्म के द्वारा की गई। ना यहाँ पर आप देखें तो 5 वोज ऑफ जैनिज़्म जो है उसमें सबसे पहला जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से आप अपने मन, वचन और कर्म से आप है ना नॉन वायलेंस या अहिंसक रहेंगे। दैन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ ब्रह्मचर्य। आप है ना जो जैन मॉन्क जो है उनको ब्रह्मचर्य जो है उनका फॉलो करना पड़ता था। दैन सत्य, जैन धर्म जो है वो काफ़ी हद तक सत्य के ऊपर बेस्ड है। सत्य को एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस मानते हैं लाइफ के अंदर। दैन अस्तेय, अस्तेय का मतलब एक हमारे सामने आता है दैट इज़ नॉन स्टीलिंग, यानी किसी भी चीज़ का आप है ना चोरी ना करें। कोई भी वस्तु जो कि आपके है ना आपकी नहीं है और दूसरे पर्सन या दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ में बिलोंग करती है, उसको आप ना चुराएं, दैट इज़ अस्तेय। और इसी के साथ में हम लोग देखें तो एक और वोज जो है दैट इज़ अपरिग्रह। यानी अपरिग्रह मतलब आप अपनी संपत्ति को अर्जित ना करें। यानी आप है ना ऐसा नहीं कि आप संग्रह करते जाएं, आप हर चीज़ को आप अपने बस में कलेक्ट करते जाएं। ये जो कलेक्शन है इसको जैनिज़्म के अंदर क्रिटिसाइज़ किया है। यानी ये 5 वोज जो हैं, ये पंच महाव्रत जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़िलॉसफ़ी है जैनिज़्म की, जिसको आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द टीचिंग ऑफ महावीरा, जो कि जैनिज़्म जो कि आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। मैंने जैनिज़्म का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन 5 वो में से केवल एक अहिंसा ही एक ऐसा व्रत है जो कि महावीरा ने दिया। बाकी इससे पहले की जो ये जैनिज़्म जो है वो ये मानता है कि बाकी रेस्ट ऑफ 4 जो है वो जो प्रीवियस जो तीर्थंकर जो थे उन्होंने उनको पॉपुलराइज कर चुके थे ऑलरेडी। नाउ जैनिज़्म की कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में या हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जैनिज़्म जो है ये इसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है दिख रहा। और फिर हम लोग देखें तो 6th सेंचुरी BC के अंदर जब जैनिज़्म इस्टेब्लिश हुआ तो जैनिज़्म जो है वो धीरे धीरे हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्रेड होता गया। नाउ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। जब स्प्रेड हो रहे थे ये दोनों रिलीजन तो इन दोनों में डिफरेंस भी था। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो जब है ना रिलीजन जब स्प्रेड हुआ तो इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अधिक रहा। हम देखें तो जो जैन मॉन्क थे उन्होंने हमारे जो लिटरेचर है उस लिटरेचर को और ज़्यादा रिच किया। हम देखें तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस के अंदर जैन जो लिटरेचर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। और काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो जैन टेम्पल्स जो थे उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट बनी रही।
ना केवल लिटरेचर बल्कि हम लोग देखें तो जब जैनिज़्म की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग स्कल्पचर्स को भी ले सकते हैं। स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, हम देखें तो जैन धर्म के अंदर मूर्तियाँ जो है वो बनाई गई जो कि महावीरा या फिर उनसे प्रीवियस जो तीर्थंकराज थे उनके साथ में या उनकी बनाई गई। और ये स्कल्पचर जो है ये हमारे इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट जो है ना पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर इनको इस्टेब्लिश किया। तो एक तरह से ना केवल लिटरेचर बल्कि हम लोग देखें तो इस कल्चर के बेस के ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं कि जैनिज़्म जो है उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर रहा। सो विद दिस वन हम लोग है ना मॉड्यूल फर्स्ट जो है वो चैप्टर 4 का उसको फिनिश करते हैं। आई होप सो आपको ये चैप्टर जो है ये मॉड्यूल जो है ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।